बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और ये कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं और उन विषयों पर हमारे साथ जुड़ते हैं उन विषयों से रिलेटेड एक्सपर्ट्स। और इसके साथ ही हमारे फोनिंग लाइंस भी हम ओपन कर देते हैं जिस पे जो दर्शक हैं वो कॉल कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न वो पूछ सकते हैं, कोई सलाह लेनी है तो ली जा सकती है। और आज के विषय कौन कौन से हैं वो हम अभी आपको बता देते हैं। तो आज का पहला विषय है शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं। वहीं दूसरा विषय है मिर्च, टमाटर व बैंगन की खेती और पौध तैयार करना। तो दोनों विषय आपको बता दिए हैं। अगर इन विषय पर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113060। वहीं दूसरा नंबर है 1800-113061। तो ये दोनों नंबर पर आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कोई मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है तो वो भेज सकते हैं, कोई फोटो है, इमेज है या कुछ चर्चा करनी है तो वो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो टोल फ्री नंबर बता दिया, व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया। अब ईमेल आईडी भी बता देते हैं कि अगर आप अपना सवाल ईमेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो सभी नंबर बता दिए हैं, ईमेल एड्रेस भी बता दिए। अगर कोई सवाल है, दोनों विषय भी बता दिए हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दें कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती और पौध तैयार करने से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। तो यहाँ बता दें कि सर प्रोफेसर हेड हैं, प्रधान वैज्ञानिक है। और इसके साथ साथ दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे साथ जो फोन पर रहेंगे स्काइप के माध्यम से, सर का नाम है डॉक्टर पीके यादव। और हम इनसे चर्चा करेंगे शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं। शुष्क क्षेत्रों में तो हम इन टॉपिक पर सर से बात करेंगे। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, फोनिंग लाइंस हमने ओपन कर दी हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। सर, जैसे कि आज का टॉपिक है कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती और उसकी पौध तैयार करना, तो सबसे पहले एक शॉर्ट में आपसे जानकारी चाहेंगे इससे जुड़े हुए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं किसान भाइयों और बहनों जो भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सब्जी के जो भी खेती करने वाले जो काश्तकार हैं वो हमेशा जानते हैं कि उनको सबसे अधिक मुनाफा किसी भी सब्जी के उत्पादन में तब होता है जब उनकी जो उत्पाद है यानी उनकी जो फसल है वो बाजार में या तो सबसे पहले आ जाती है या जब बाकी किसान भाइयों की जब फसल खत्म होती है उसके बाद आती है। यानी अगर आप अपने उत्पाद को अगर बेमौसम में अगर मार्केट में ले जाते हैं तो आपको कीमत अच्छी मिलती है और आपका मुनाफा भी अधिक होता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जाड़े की मौसम है, लेकिन आजकल सारी सब्जियां जो हैं अमूमन सालों भर मिलती रहती है। 12 महीना आपको सारी सब्जियां मिलती रहती है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो हिंदुस्तान काफी बड़ा है और किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की सब्जियों की, जितनी भी सब्जियों की, चाहे हम बैगन की बात करें या टमाटर की या मिर्च की, ये अलग अलग जगहों पे
कहीं इनकी रोपाई हो रही होगी, या इवन अगर हम सिर्फ उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों की ही बात करें तो कुछ किसान भाई पहले से इसकी फसल उनके खेतों में खड़ी होगी, तो हम उनके लिए चर्चा करेंगे कि उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी है। कुछ किसान भाई जो अभी भी इनको लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो भी किसान भाइयों के पास अगर कोई प्रश्न अगर होंगे जो इनकी खेती करते हैं तो उनके समस्याओं का भी हम समाधान इसमें हम करना चाहेंगे। तो उस जैसा हमें अगर कोई किसान भाइयों के प्रश्न आएंगे तो उनका हम बिल्कुल हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम सही सलाह दें। बिल्कुल, तो इस विषय पर बात करेंगे, सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये समय मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती के लिए सही है। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की। मिर्च की नवंबर में लगाई गई नर्सरी इस महीने में रोपी जा सकती है। पौधों में 18 इंच का फासला रखें। फैलने वाली किस्मों में तो यहाँ आपको बता दें कि लगातार हम बात कर रहे हैं दोनों टॉपिक, दोनों विषय हमने अभी आपको बताया, मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती और इसकी पौध तैयार करना। इसके साथ ही दूसरा विषय भी हमने अभी आपको बताया, शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं। तो अभी फिलहाल शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाओं को लेकर सर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर पीके यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस विषय पर आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि शुष्क क्षेत्रों में फसल करना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और आप इस चुनौती को स्वाभाविक पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और फलों की खेती कुछ ना कुछ मात्रा में करते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक विधि से खेती की जाए उससे बहुत अच्छी आय किसानों भाइयों को होती है। और जब हम वैज्ञानिक विधि से आय करते हैं तो हमारे पानी का भी सदुपयोग होता है और हमारे जो भी संसाधन है उनका सभी का सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। बिल्कुल सही बात। आपको मैं जानकारी में लाऊंगा सभी किसान भाइयों को जो शुष्क क्षेत्रों में फल किए जाते हैं या पैदावार की जाती है उनमें प्रमुखता से नाम आता है खजूर का, हम दूसरा नाम लेंगे अनार का, आंवला है और नींबू वर्गीय पौधों में हम किन्नों की खेती बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेर और बेल पत्र की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा कि खजूर की खेती शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक मुनाफे की खेती होती है क्योंकि इसकी बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है और ये बहुत ही न्यूट्रिटिव पोषक मूल्यों में धनी होता है। और इसकी विशेषता ये है कि यह है कम से कम तापक्रम जो शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाता है या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम चला जाता है उन क्षेत्रों में ये भली भांति से पैदा किया जा सकता है। इसके लिए भूमि की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती है। जहां भूमि का पीएच 7 से 8 होता है वहां इसकी खेती को बहुत आसानी से किया जा सकता है। बलुई दोमट भूमि में भी इसकी खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। इसकी जो उपयुक्त बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने शुरुआती सेगमेंट में दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके पास लौटेंगे, इससे पहले अभी रुख कर लेते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। सर, आपसे एक सवाल था जो दर्शकों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगी कि पौध की तैयारी करने के लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है तो वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरह से उसे तैयार करना चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आपने पूछा है क्योंकि आम तौर पे जो किसान भाई इन फसलों को लगाते हैं वो नर्सरी तैयार करके लगाते हैं। लेकिन अभी का जो मौसम है और बाकी समय के जो मौसम होते हैं, क्योंकि ये जो भी फसलों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, टमाटर, मिर्च और बैगन, ये अमूमन साल में 2 या 3 बार लगती हैं। जैसे एक बार ये बारिश के महीने में लगती है जो जुलाई अगस्त का महीना होता है जिसे हम खरीफ का मौसम कहते हैं, तो उसमें वो खुले खेत में इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। या दोबारा इसकी फसल जो होती है वो रबी के मौसम में होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी पौध तैयार की जाती है और नवंबर या दिसंबर के महीने में वो खुले खेतों में लगाते हैं। लेकिन अभी जो किसान भाई अगर इसकी पौध तैयार करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा हट के कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं कि जो तापमान है, बाहर का तापमान की अगर हम बात करें, जो खास करके जो मिनिमम तापमान है जो वो कम से कम 5 डिग्री या 4 डिग्री या 6 डिग्री के आसपास हो गया है। इस मौसम में उन्हें नर्सरी तैयार करने के लिए एक छोटा सा उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा, यानी नर्सरी को
आप पॉलीथीन के सीड से अगर हम थोड़ा ठंड से अगर हम बचाव कर लें तो आपकी नर्सरी जो होगी वो कम समय में और अच्छी नर्सरी होगी। नर्सरी में जो तापमान होता है, खास करके जो किसान भाई जानते हैं कि अगर बीज के अंकुरण के लिए अगर उचित तापमान अगर नहीं मिलेगा तो पौधों का विकास नहीं होगा और उसमें अंकुरण भी नहीं होगा। इस समय मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो जैसे एक पॉलीथीन की झोपड़ी बना सकते हैं। दो तरीका हो सकता है कि जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जब हम नर्सरी बनाते हैं तो लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर चौड़ी हम बेड बनाते हैं, यानी करीब 1 हाथ से 1.5 हाथ की चौड़ाई का हम बेड बनाते हैं जो जमीन से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठा होता है। और उस पे फिर हम पंक्तियां खींचते हैं और 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लाइन खींच के उसमें हम बीजों को हम डालते हैं। तो एक तो किसान भाई ये कर सकते हैं कि जैसे हम नर्सरी तैयार करते हैं आमतौर पे अगर अगस्त के महीने में या नवंबर, उसी प्रकार से नर्सरी तैयार कर लें। उसमें बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद और अगर ट्राइकोडर्मा आपके पास है तो ट्राइकोडर्मा को गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के जब आप नर्सरी बेड तैयार कर लेते हैं तो ऊपर उसका छिड़काव कर दें। और पहले से भी उसमें अगर हम गोबर की खाद की मात्रा अगर हम डाल के रखेंगे, क्योंकि आमतौर पे नर्सरी में जो हमारी रासायनिक जो खाद हैं उनका हम प्रयोग करने से हम मना करते हैं, क्योंकि जब हम नर्सरी उगाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि पौधे का विकास जितना ऊपर की तरफ हो उतना ही उसका विकास नीचे की तरफ भी हो, यानी जड़ का विकास अगर अधिक होगा तो वो नर्सरी अधिक स्वस्थ होगी। अगर आप सिर्फ गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा डाल के अगर आप अपनी नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी काफी अच्छी होगी। लेकिन अभी सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है जिसे कुछ किसान भाई जानते हैं जिनको हम लो टनल कहते हैं। लो टनल का मतलब है जहां आपने नर्सरी का बेड तैयार किया है उसके ऊपर आप करीब 1 मीटर की गोलाई का, अगर आपके पास कोई बांस है या लकड़ी का इस प्रकार के आप स्ट्रक्चर बना के बांस से, या आजकल जो लोहे की पाइप होती है बीच में उसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर तक हो सकती है और उसको आप पॉलीथीन के टुकड़े से ढक सकते हैं, जो सफेद पॉलीथीन होता है। जब हम लो टनल कहते हैं तो इसके लिए जो पॉलीथीन आता है वो थोड़ा पतला पॉलीथीन आता है, लेकिन आपको सिर्फ 15 दिन से 20 दिन आपको अगर उसमें ढक देते हैं तो आपकी नर्सरी का उसमें तापमान जो बाहर का तापमान होगा और जो लो टनल के अंदर का तापमान होगा उसमें जो मिनिमम तापमान है उसमें कम से कम 6 से 7 डिग्री अधिक तापमान होगा। यानी टनल के अंदर का जो तापमान होगा वो कम से कम 12 से 15 डिग्री होगा, जो हमारे टमाटर के बीजों, टमाटर या मिर्च या बैगन किसी भी की बात अगर हम करें, इनके बीजों के अंकुरण के लिए वो पर्याप्त होगा। और अंकुरण के बाद क्योंकि अभी कम से कम 15 से 20 दिन और इसी प्रकार की ठंड या इससे थोड़ी कम ठंड बनी रहेगी, तो उसमें पौधों का विकास अच्छा होगा। जो ही फरवरी का प्रथम सप्ताह आता है फिर आप इस टनल को हटा सकते हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद, यानी टोटल जो हमारी नर्सरी तैयार करने में करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है। अगर हम अभी तैयार कर लेते हैं तो किसान भाइयों का 1-2 और फायदा होता है। जैसे कि जिन किसान भाइयों के खेतों में अभी कोई फसल चल रही होगी, जैसे बहुत सारे किसान भाई होंगे जिनके खेतों में अभी मटर की फसल खड़ी होगी या आलू की फसल खड़ी होगी और उसमें अगर वो इन सब्जियों को अगर लगाना चाहते हैं तो तब तक अगर उनकी पौध अगर थोड़ी सी अगर खर्च करके अगर लो टनल बना के अगर पौध तैयार कर लेते हैं, या जो किसान भाई थोड़े होशियार किसान है या जो युवा अगर उद्यमी अगर हमको सुन रहे हैं तो वो हाई टनल एक होता है। हाई टनल का मतलब होता है उसकी ऊंचाई हम थोड़ी बढ़ा देते हैं और बीच में हम करीब 6 फुट या 7 फुट ऊंचाई रखते हैं और प्लास्टिक की जो पाइप होती है उससे भी हम एक झोपड़ी नुमा हम तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर हम सफेद पॉलीथीन डाल देते हैं, जो करीब मोटी पॉलीथीन होती है, वो यूवी स्टेबलाइज्ड होती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से उस पर असर नहीं पड़ता है। अच्छा। उसमें अंदर का तापमान काफी अच्छा होता है और वो किसान भाई जो है वो सॉइललेस यानी बिना मिट्टी के भी इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी है। फिलहाल इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। ये समय मिर्च, टमाटर और बैगन की खेती के लिए सही है। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की। मिर्च की नवंबर में लगाई गई नर्सरी इस महीने में रोपी जा सकती है। पंक्तियों व पौधों में 18 इंच का फासला रखें। फैलने वाली किस्मों में फासला 24 इंच तक बढ़ा दें।
रोपाई से पहले खेत में लगभग 10 टन गोबर की सड़ी खाद, 1 बोरा यूरिया, 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरा पोटाश का उपयोग करें। सर्दियों में 10 से 17 दिनों बाद हल्की सिंचाई से फूल और फल गिरते नहीं हैं। वहीं बात अगर टमाटर की करें तो टमाटर की नवंबर में लगाई नर्सरी इस महीने में रोपी जा सकती है। पाले से बचाव करते रहें, हर 10 दिनों के बाद हल्की सिंचाई करते रहें। टमाटर के खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्हें समय समय पर निकालते रहें। पुरानी फसल में अगर फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फसलों को तुरंत तोड़कर नष्ट कर दें। रुपाई के समय टमाटर की उन्नत किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश, 20 से 25 किलोग्राम जिंक और 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स या संकर किस्मों में उर्वरक की अन्य मात्रा के साथ नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करनी चाहिए। रुपाई 40 बाय 45 या 60 बाय 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। टमाटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 1.0 किलोग्राम स्टाम्प रुपाई के 2 दिन बाद उपयोग करें। वहीं बैगन की शरद मौसम वाली फसल में समय पर फलों की तुड़ाई करें। फल तब तोड़े जाने चाहिए जब वो मुलायम हो और उनमें ज्यादा बीज न बने हों। तो मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती व पौध को लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब रुख कर लेते हैं पीके यादव जी का, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं रहती हैं। सर, आपसे हमारा एक सवाल है कि कौन कौन से फल इसके लिए उपयुक्त रहते हैं? इसके लिए मैडम सबसे उपयुक्त जो शुष्क क्षेत्रों में है, खजूर है, बेर है, आंवला है, अनार है और नींबू वर्गीय फल सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा खजूर की, जो कि इस तापक्रम के लिए सबसे अच्छा रहता है, इन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि उसके पौधे हम कैसे लगाएं। उसके पौधे प्राप्त करने के लिए हमको 3 तरीके हैं। एक तो बीज द्वारा यदि हम पैदा करते हैं तो ये पपीते की तरह होता है, जिसमें 50% नर निकलते हैं, 50% मादा निकलते हैं। तो इस कारण से हम इस तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं कि नर पौधों से हमें कोई उत्पादन नहीं मिलेगा, केवल परागण मिलेगा। तो इसलिए इस विधि को हम उपयुक्त नहीं मानते और गुणवत्ता युक्त पौधे भी हमको नहीं प्राप्त होते हैं। सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो है सकर्स या अंत्यभूस्तारी द्वारा। उसके द्वारा प्राप्त पौधों को हम लगाते हैं और उसको लगाने के लिए हम जहां पहले से बगीचा लगा हुआ है वहां से हमको ये पौधे खरीदने होते हैं। तो एक इसमें ये थोड़ी समस्या है कि हमको पौधे बहुत आसानी से बहुत ज्यादा नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, थोड़े कम उपलब्ध हो पाते हैं। तो इसका दूसरा हमारा जो तरीका है, जो सबसे वैज्ञानिक है, वो है टिश्यू कल्चर के पौधे, जो सभी राज्य सरकारें उपलब्ध करा रही हैं और वो आसानी से हमको मिल जाते हैं। कुछ महंगे होते हैं लेकिन फिर भी हमारी पूर्ति हो जाती है। सबसे मैं भूस्तारी वाले पौधे के बताता हूं, उसमें 8 से 10 किलोग्राम का हम सकर्स या भूस्तारी प्रयोग करते हैं, जिसमें मोर्टिलिटी भी सर्वाइव परसेंटेज थोड़ा कम होता है, मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन टिश्यू कल्चर वाले पौधे ज्यादा उपयुक्त रहते हैं लगाने के लिए। इसके लिए बिल्कुल सर जी। पौधे लगाने का जो उपयुक्त समय है वो सितंबर से अक्टूबर माह है, क्योंकि उस क्षेत्रों में अधिकतर तापक्रम अधिक होता है जून जुलाई में। तो इसलिए हम सितंबर से अक्टूबर के माह में इनको प्रयोग करते हैं लगाने के लिए हमें 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर के खड्डे अच्छी तरह से खोद लेने चाहिए। एक माह पूर्व उसमें अच्छी तरह देसी खाद हम डालें, दीमक की दवा डालें जिससे दीमक ना लगे। साथ ही साथ हम बावस्टीन का भी 1% का प्रयोग करें थोड़ा, कि जिससे उसमें कोई फफूंद भी ना आए, क्योंकि इस टिश्यू कल्चर के पौधे लिए तो वो हमारे बहुत कीमती होते हैं। भूस्तारी लिया तो उसमें जड़ नहीं होती है, जड़ बहुत दिनों के अंदर इसके अंदर निकलती हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है। और इसको लगाने के लिए हम 8 × 8 मीटर की दूरी, यानी पौधे से पौधे तथा लाइन से लाइन की दूरी 8 × 8 मीटर रखते हैं। परागण अब कितने नर लगाएं हम, कितने मादा लगाएं, ये प्रश्न बहुत अति आवश्यक है,
क्योंकि नर हमने ज्यादा लगा दिए, कोई फायदा नहीं है, उनसे फल नहीं मिलेंगे। नर पे कोई फल नहीं आता है, मादा पे केवल फल आते हैं। तो 5 से 10% नर पौधे पर्याप्त होते हैं। 90% से 95% हमको मादा पौधों को ही लगाना चाहिए। और ये मादा पौधे बहुत आसानी से टिश्यू कल्चर से नर पौधे अलग मिलते हैं, मादा अलग मिलते हैं। या भूजतारी के पौधे ले रहे हैं हम, तो नर पौधे के नीचे भूजतारी लेंगे या सकर्स लेंगे तो वो नर निकलेगा। मादा के नीचे से सकर्स या भूजतारी लेंगे वो मादा निकलेगा। जी। पानी की जो आवश्यकता है, इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है शुष्क क्षेत्र, लेकिन गुणवत्ता उपयुक्तता नहीं है। किसी भी गुणवत्ता युक्त पानी उपयुक्त सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ तापमान की अधिकता के कारण फलों के उत्पादन की काफी सीमित संभावनाएं होती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ नई तकनीकों के माध्यम से इन संभावनाओं में इजाफा किया गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए ऐसे फल, वृक्षों और किस्मों का चयन करना चाहिए जिन्हें पानी की जरूरत कम होती हो, साथ ही जिनकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हों और सूखे की स्थिति से निपटने में भी वो सक्षम हों। इन क्षेत्रों में किसान आंवला, बेर, भालसा, करौंदा, अमरूद, नींबू, संतरा, किन्नू, अनार, खजूर और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों की खेती कर सकते हैं। ऐसे इलाकों में सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी विधि काफी कारगर साबित होती है। हालांकि अगर किसान सक्षम हैं तो पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य फलों की भी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन कोई भी नया प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी जरूर लें। इस काम में बीकानेर स्थित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय भी काफी सराहनीय काम कर रहा है। राजस्थान में किसान फलों में बेर की खेती मुख्य रूप से कर सकते हैं। बेर की फसल में शुष्क वातावरण और उच्च तापमान को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। इसके अलावा किसान यहाँ आंवले की खेती भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं शुष्क क्षेत्रों में कैसे फलों की खेती की जा सकती है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, और इसके अलावा दूसरे विषय पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती और पौधे उसकी कैसे लगाए जाएं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फोन पर, देवेंद्र सिंह जी। सर, राजस्थान से जुड़े हैं सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सर। हम ये पूछना चाहते हैं, इस टाइम मिर्च और बैंगन टमाटर की नर्सरी डालना चाहते हैं, तो गर्मी सहन करने के टमाटर कौन से बीज उपयुक्त होंगे, और हमारा खारा पानी है उसमें कौन से फल के वृक्ष लगा सकते हैं? ठीक है जी हाँ, आपने सही पूछा है कि अगर हम ऐसी, क्योंकि अभी जो किसान भाई अगर पौध तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें अधिक तापमान पे फल देने की क्षमता हो, क्योंकि आम तौर पे जब रात का तापमान अगर 18 से 20 डिग्री से अगर अधिक हो जाता है तो टमाटर में फल नहीं लगते हैं। और जो किसान भाई अभी नर्सरी तैयार करके 1 महीने बाद यानी फरवरी में लगाना चाहते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्च और अप्रैल में जब तापमान अधिक होता है उस तापमान पे फलन वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अभी हाल ही में जैसे हमारे संस्थान पूसा संस्थान की एक पुरानी प्रजाति थी पूसा हाइब्रिड 1, इसमें भी अधिक तापमान पे फल देने की क्षमता है, और साथ साथ इसमें एक और इसकी विशेषता है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं और जो फल होते हैं वो पत्तियों के अंदर ढके रहते हैं। इस कारण से अगर तापमान अधिक भी होता है तो जो फल होते हैं उनके रंग खराब नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा किसान भाई आप जानते हैं कि अगर टमाटर का अगर बाहर का तापमान अगर 35 और 40 डिग्री हो जाता है तो जो हमारा लाल रंग है ये टूट के पीले रंग में हो जाता है, या उस पर जो सन बर्निंग की भी समस्या होती है। अभी हाल ही में जो वाराणसी का अनुसंधान संस्थान है, भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वहाँ से भी टमाटर की 2 नई प्रजातियों का विकास हुआ है, काशी अद्भुत और काशी तपस। तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं इनको लगाने के लिए। ठीक है, तो देवेंद्र जी आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन सर, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, मैं जानना चाह रहा था कि नर्सरी को व्यवसाय रूप से कैसे किया जा सकता है, और जो युवा है इसको तो व्यवसाय के तौर पर इसको कैसे शुरू किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं उसी की चर्चा कर रहा था। जो हमारे युवा साथी हैं वो नर्सरी को व्यवसाय के तौर पे अगर अपनाना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ख़ास करके जो अभी का मौसम होता है, अगर आप बेमौसम में अगर आप पौध को तैयार करते हैं तो जो आम किसान नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप हाई टनल बना के अभी आप पौधों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप टमाटर, मिर्च, बैगन के भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने कद्दू वर्गीय फसलें हैं जिनको अभी खुले मैदान में रुपाई नहीं हो सकती है, उनके भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़े हाईटेक तरीके से अगर करते हैं, यानी जब हम मिट्टी में अगर हम बीजों को लगाते हैं तो कुछ जो मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं वो आती हैं। अगर आप सॉइललेस अगर तरीका अपनाते हैं, जिसको हम मृदा रहित नर्सरी प्रबंधन हम कहते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक प्लास्टिक की ट्रे खरीदनी है। अगर हम छोटे दाने वाले जैसे टमाटर, मिर्ची और बैगन, इनके बीज छोटे छोटे होते हैं, इनके लिए हमको 100 खाने वाली हम प्रो ट्रे हम ले सकते हैं। और जो बड़े बीज वाले होते हैं उनके लिए आप 50 खाने वाली आप प्रो ट्रे ले सकते हैं। और प्रो ट्रे में आपको जो मिक्सचर तैयार करना है वो 3 भाग कोकोपीट लेना है, 1 भाग परलाइट मिलाना है और 1 भाग वर्मीकुलाइट मिलाना है। यानी इसको हम वॉल्यूम के हिसाब से मिलाएंगे, यानी ऐसा नहीं कि हम 3 kg 1 kg 1 kg नहीं, 3 भाग, यानी आप 3 बाल्टी अगर आप कोकोपीट मिला दीजिए तो 1 बाल्टी उसमें आप परलाइट मिलाइए और 1 बाल्टी आप उसमें वर्मीकुलाइट मिलाइए। इसका हम मिश्रण तैयार करके और इसको रात को हम पानी में थोड़ा हम भिगो देते हैं। और अगर आप उपचार करना चाहते हैं तो या तो आप एविस्टिन का उपयोग कर सकते हैं, या अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता है तो थोड़ा आप इसमें ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए और इसको हम प्रोट्रे में भर के और हर खाने में हम एक एक बीज डाल के, और अभी अगर हम जो हमने पॉलीथीन का घर बनाया था उसके अंदर अगर हम रख लेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल सही तरीके से उगेंगे। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल अब हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर पीके यादव जी का। सर, आपसे एक सवाल है जो कि ईमेल के द्वारा भेजा गया है एक दर्शक ने। तो दर्शक हैं राजस्थान से राजेश कुमार। उनका सवाल है कि क्या नींबू के बाग में दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके प्रयोग से क्या अतिरिक्त लाभ मिलता है? सर, नैनो यूरिया का प्रयोग मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है कि अभी इस पे शोध चल रहा है। बहुत अच्छी तरह से हम इसके हर फसल के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन अभी नहीं प्राप्त हुई हैं, तो अभी इसको हम पूर्ण रूप से प्रयोग में ना करके कुछ ही मात्रा में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अभी अधिक प्रयोग हम कम से कम करने की कोशिश ना करें, बहुत ही कम ही प्रयोग करें हम जो भी करें इसमें। ठीक है सर, एक हमारा भी खुद का सवाल है कि कौन कौन सी प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं? इसमें बताना चाहूंगा मैडम मैं किसान भाइयों को, खजूर में पहले बताना चाहूंगा हलाबी, खुनेजी, मेजूल, बरही, खलास, खदराबी, सामरान, जहीदी। इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में हैं, परंतु सबसे उपयुक्त जो व्यावसायिक किस्में हैं वो यही हैं। इनमें खाने के काम में हलाबी, खुनेजी है, जहीदी है, बरही है, ये किस्में हैं। एक छुआरा भी बाजार में बहुत आता है, तो छुआरे के लिए जो सबसे उपयुक्त किस्में हैं वो अलग हैं, जैसे मेजूल है, सामरान है, ये इसके लिए छुआरे की उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा हम बेर के लिए 3 किस्मों को यहाँ प्रयोग करते हैं शुष्क क्षेत्रों में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गोला को हम प्रयोग करते हैं। गोला के अलावा हम सेब को उपयोग करते हैं। उसके बाद में उमरान को, सबसे जो अगेती आती है, पहले गोला आती है, फिर सेब आती है, फिर उमरान आती है। और लगाने का भी हमको इसीलिए कि हम जो तीनों इनको लगाएं किस्मों को बेर में, तीनों को लगाने चाहिए 1/3 करके, वरना पूरी फसल हमारी एक साथ तैयार हो जाएगी पककर और हम उसकी बाजार में कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। यदि हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारी 15 दिन पहले गोला आ जाएगी, गोला खत्म होगी, उसके बाद में 15 दिन बाद में हमारी सेब किस्म शुरू हो जाएगी। उसके जैसे ही सेब किस्म खत्म हो जाएगी उसके बाद हमारा उमरान बिकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह पूरे समय किसान भाइयों को वो लंबा समय अपने बाजार में बेचने का मौका मिल जाता है, अन्यथा हमारे फल खराब होने की बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा जो आंवला की बात करते हैं हम, तो आंवला की NA7 किस्म यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा हम बनारसी और चकैया का भी उसमें अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अनार के लिए जो किस्में उपयुक्त हैं शुष्क क्षेत्रों में, मृदुला है, जालौर सीडलेस है, भगवा है, गणेश है, ये किस्में इसके लिए उपयुक्त हैं। और नींबू वर्गीय पौधों के लिए किन्नो शुष्क क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहता है। राजस्थान में इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, गंगानगर, बीकानेर, बहुत सारी जगह पे इसको खेती की जाती है, यानी कि ये देश के और भी भागों में बहुत तेजी से फैल रहा है। किन्नो की भी हम जो किन्नो है एक हाइब्रिड खुद ही एक किस्म है नींबू वर्गीय पौधों का, तो उसकी खेती को हम करें। बेल की NB5, NB9 जो बड़े आकार की किस्में हैं उन किस्मों का भी हम प्रयोग करें। हम ऐसी किस्में ना लें जो उस क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त हों या उपयोग में ना होती हों। इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किस्मों का चुनाव करें हम किसी संस्था से, सरकारी नर्सरी से या किसी NGO के माध्यम से सलाह लें, हमको इस क्षेत्र में कौन सी किस्में पैदा करनी है, कौन सी इसके लिए उपयुक्त है, अन्यथा हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सा। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से अमर सिंह। सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? मैं इस समय टमाटर की नर्सरी डालना चाहता हूँ, शिकर बीज का, खुले खेत में कैसे तैयार करें? जी हाँ अमर सिंह जी, अभी मैं इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर आप खुले खेत में अगर डालना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 सप्ताह रुक के डालें। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी अगर आप पॉलीथीन का अगर आप प्रबंध कर सकते हैं तो जैसा आप खुले खेत में डालते हैं उसी प्रकार से आप क्यारी बना के उसमें आप नर्सरी बनाएं, लेकिन उसको आप कम से कम पॉलीथीन से आप ढक दें। 1 मीटर की ऊंचाई पे कोई भी आप उसमें बांस का या किसी भी टुकड़े का आप वो उसमें इस तरीके के शेप में आप उसको लगा दें और इसके ऊपर अगर आप सफ़ेद पॉलीथीन से अगर आप ढक देंगे तो अंकुरन अच्छा होगा और पौधे का विकास भी अच्छा होगा।
चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी और भी सवाल हम आपके लेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं दो विषय को लेकर। पहला विषय है कि टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती और पौध कैसे तैयार की जाए, और दूसरा विषय है कि शुष्क क्षेत्रों में कैसे फलों को उगाया जा सकता है, क्या कुछ संभावना है। और लगातार फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, और ये जुड़े हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, जो कि बाराबंकी से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के। सर, क्या सवाल है आपका? ठीक है, तो सर सवाल है कि खजूर की खेती, तो सर एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं जानना है तो हमारी मिट्टी है, मिट्टी का खजूर की जलवायु हमारी। ठीक है, तो खजूर की खेती से जुड़ा हुआ इनका सवाल है, और डॉक्टर पीके यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर सवाल है कि खजूर की खेती कैसे की जाए? खजूर की खेती की बाकी बातें मैं आपको बता ही चुका हूं इससे पहले। अब इस पे बताने के लिए जो मेरे पास में मैंने किस्में आपको बताई, पौधे लगाने की दूरी बताई, किस तरह से हम लगाएं, कौन सा हमारा वातावरण इसके लिए उपयुक्त है, ये सभी बातें मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। अब बात आती है इसके अलावा खाद और उर्वरक की। इसमें हमें प्रति पौधा 1 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए, 500 ग्राम फास्फोरस देना चाहिए, 500 ग्राम पोटास देने की जरूरत होती है। और इसके खेती करने के लिए इसके जो फूल आते हैं वो फरवरी मार्च में आते हैं। उसी समय इसमें परागण की क्रिया होती है। परागण क्रिया के बाद में जून के आखिरी महीने से लेके ये जुलाई तक फल पकने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो वातावरण रहता है इसके लिए, थोड़ा बरसात देर से आए, वो वातावरण इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है। अन्यथा फलों में सड़न रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके लिए है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो कीट और रोग की बात है कि इसमें दीमक लगती है कीट के अंदर। दीमक की रोकथाम के लिए हम क्लेरोपाइरोफॉस या दीमक की और जो भी बाजार में आपके पास में दवा उपलब्ध है उन दवाओं का हम प्रयोग करें। दूसरा इसमें स्केल इंसेक्ट आता है जो निम्फ व मादा पत्तियों का रस चूसते हैं, फल छोटे रह जाते हैं, जिस कारण से उनके रोकथाम के लिए हम डाइमेथोएट 30 सीसी 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में प्रयोग करें। इसके अलावा जो शुष्क क्षेत्रों में देखा है दूसरे फल कम लगे होते हैं, तो चिड़ियाओं का नुकसान है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो चिड़ियाओं के नुकसान से बचाने के लिए आजकल बाजार में प्लास्टिक की जालियां आती हैं, उन जालियों से हम पूरे बंच को ढक दें। बंच में इसके फल आते हैं तो उस पूरी बंच को हम ढक दें, या हम लोहे की जाली बना लें उनसे हम ढक दें। ये जालियां खोल के फिर हम अगले साल काम ले सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ष ये नेट की जालियां या लोहे की या प्लास्टिक की हमें काम आती रहती हैं। ठीक है, ठीक है। जो रोग जी सर, इसी कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से जुड़े? मुकेश, मुखदेव जी, मुखदेव जी, तो धनबाद से जुड़े।
मुकदेव धनबाद से हमारा जो टमाटर का पत्ती है ना, ठीक है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि मुखदेव जी जो कि धनबाद झारखंड से हमें जुड़े, लग रहा है टमाटर की पत्ती जो है उनकी सिकुड़ जा रही है, खराब हो रही है। जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है कि जो हम टमाटर के जो किसान भाई खेती करते हैं, आप जैसे कर रहे हैं, तो टमाटर की पत्ती आपकी मुड़ जा रही है या सिकुड़ जा रही है। ये आमतौर पे टमाटर में एक बड़ी समस्या है जिसे हम एक बीमारी कहते हैं, और ये वायरस जनित बीमारी होती है जिसे हम लीफ कर्ल यानी मरोड़िया भी इसको हम लोकल भाषा में हम कहते हैं, और ये विषाणु जनित बीमारी है। इसके रोकथाम के लिए मैं आपको 2-3 सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जो रोग रोधी किस्में हैं हमें उनका चयन करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में हमारे पूसा संस्थान ने एक इसकी रोग रोधी किस्म विकसित की है जिसका नाम है टमाटर लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस रेसिस्टेंट 6 नंबर की वैरायटी है। इसका आप चयन कर सकते हैं जो टमाटर की प्रजाति है। या जो वाराणसी का संस्थान है उन्होंने काशी अमन, काशी अभिमान, ये सारी प्रजातियाँ वहाँ से हैं, तो इनका आप चयन करें। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाहक होते हैं वो कीट वाहक होते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी जो होती है वो इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाती है, तो आपको सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को कम करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि जब आप खेतों में पौधों को लगा रहे हैं उससे पहले आप चारों तरफ बॉर्डर पे आप अगर मक्का लगा लेते हैं 2 या 3 लाइन जो मक्का की, तो मक्के के पौधे में आप देखते होंगे कि जो पत्तियां होती हैं उसमें रोएदार होते हैं, जिसके कारण जो सफ़ेद मक्खी है वो मक्के के पत्ते में चिपक जाते हैं और टमाटर को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद भी अगर आपके फसल हैं तो आप कुछ जो येलो स्टिकी ट्रैप होता है वो मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप पीला डब्बा ले लें और उसको पीला रंग से रंग दें और उस पर आप अरंडी का तेल या कोई पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें, जिससे ये सफ़ेद मक्खी उसमें चिपक जाएंगी। इनके बाद भी अगर सफ़ेद मक्खी अगर नहीं ख़त्म हो रही हैं तो आप कोई भी जो कीटनाशी है जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, या एसिटामिप्रिड है या स्पाइरोमेसिफेन है, इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। या अगर आप नीम का तेल वगैरह भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। ठीक है सर, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नईमुद्दीन, और ये जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से। सर क्या सवाल है आपका? पौध लगाई थी बैंगन की वर्मी कंपोस्ट डाल करके, पेड़ बहुत बड़ा हो गया और कीड़े भी लग गए, फल छोटा आ रहा है, उसमें क्या कमी रह गई, क्या मार्गदर्शन देंगे? धन्यवाद। जी हाँ, जैसा आपने कहा, देखिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जैसा मैं बता रहा था, जब हम नर्सरी खास करके अगर हम उगा रहे हैं तो नर्सरी में हमें बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा नहीं डालनी चाहिए। ये मैं पहले भी बता रहा था। अगर हम नर्सरी में अगर हम बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा अगर हम डाल देंगे तो जो पौधा है उसका विकास ऊपर की तरफ अधिक होगा और जड़ का विकास कम होगा। तो ये पौधे जो होते हैं वो बाद में जाके ये पौधे कमज़ोर होते हैं। इसीलिए नर्सरी में हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें उसमें खाद की मात्रा कम से कम डालनी है और पानी भी हमें बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना है। जब पौधे को अगर खाद और पानी नहीं मिलेगा तो उसके जड़ पानी और भोजन खोजने के लिए अधिक दूरी में जाएंगे और जड़ों का विकास अच्छा होगा। और अगर जड़ अगर अच्छे बनेंगे फिर आप उनको अगर कहीं और लगाएंगे तो पौधे का विकास भी अच्छा होगा। जहाँ तक इन्होंने बताया कि छोटे रह जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जैसे अगर आप बैगन की बात करें तो पूसा संस्थान की कुछ अच्छी प्रजातियां हैं। अगर हम गोल बैगन की बात करें तो पूसा उत्तम का चयन किया जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे संस्थान ने पूसा कृष्णा प्रजाति निकाली है, उसका चयन कर सकते हैं। आजकल सफ़ेद बैगन भी कुछ इलाकों में चलता है, तो पूसा सफ़ेद बैगन 1 आया है, पूसा सफ़ेद बैगन 2 आया है। और हरा बैगन जो लोग अगर लगाना चाहें तो पूसा हरा बैगन लगा सकते हैं। और बैगन में लंबी प्रजातियां भी हैं, जैसे हमारे संस्थान की पूसा श्यामला है, पूसा शंकर 20 है और कई अन्य संस्थानों की भी प्रजातियां। तो अच्छी प्रजातियों का चयन करें, तो इस प्रकार से आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पीके यादव जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे हमारा सवाल है कि ऐसे में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? मैडम, इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, शुष्क क्षेत्रों की, जैसे मैंने प्रारंभिक में बताया था,
विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, वहां पे तापक्रम भी बहुत अधिक होता है और तापक्रम कम भी बहुत नीचे जाता है, पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो जब हम वहां बाग लगाएं, बगीचे लगाएं, तो सबसे पहले हमें जिस खेत में हम बाग लगा रहे हैं उसके चारों तरफ हमें वायुवृत्ति या विंड ब्रेक लगानी चाहिए। विंड ब्रेक क्या होती है? दूसरे पौधों की एक लाइन लगा देना चारों तरफ बगीचे के, जैसे जिस उस जलवायु के लिए कौन से पौधे उपयुक्त हैं। शीशम उपयुक्त है, हम चारों तरफ शीशम लगा दें। नीम उपयुक्त है तो नीम लगा दें। इसके अलावा हम फलों में लिसोड़े के पौधों को हम लगा दें, जामुन के पौधों को लगा सकते हैं उसके चारों तरफ, जिससे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्म हवाओं से और सर्द हवाओं से बगीचे के पौधों को बचाना। इससे हमारा दो फायदे हैं, गर्म हवाओं से पौधे बचते हैं, सर्द हवाओं से बचते हैं। जो परागण की क्रिया है वो बहुत आसानी से होती है, पौधों को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, पानी उड़ जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। दूसरा, उन क्षेत्रों के अंदर जहां हमने फल लगाए हुए हैं वहां हम मल्च का प्रयोग करें, पलवार का प्रयोग करें, क्योंकि पानी हमारे पास कम है। तो फल के जहां हमने पौधा लगाया उसके चारों तरफ या तो हम पॉलीथीन की सीट बिछा दें जिससे पानी का कम से कम उड़ाव हो। दूसरा ये है कि हम ऑर्गेनिक पलवार बिछा दें, जैसे हम घास, वहां जो भी घास उपलब्ध है उस घास को बिछा दें। दूसरी फसलों का जो भी हमारे पास में बची हुई है, सूखा है या कड़वी है, धान का भूसा है, उन चीजों को हम बिछा दें जिससे पानी कम से कम वहां पे उड़ाव हो उसका, या वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इन चीजों का हम विशेष रूप से ध्यान हमको रखना चाहिए। जी सर, और इससे पहले जैसे कि हमारे दर्शक ने भी खजूर को लेकर सवाल किया था, तो हम खजूर के टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि नए किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? नए किसानों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे राजस्थान प्रदेश की मुझे अच्छी जानकारी है कि यहीं पर हूं मैं, तो यहाँ राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है खजूर के पौधे खरीदने के लिए, और भी जो ड्रिप की सुविधा है उसके लिए भी राज्य सरकार अनुदान देती है। तो ये पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। ड्रिप के द्वारा हम पानी की बचत कर सकते हैं, दूसरे के खराब गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के विषय में विशेष रूप से कि नहर के पानी के अलावा जो ट्यूबवेल का पानी है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो खराब गुणवत्ता वाले पानी पे भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, अच्छा उत्पादन देता है। तो इसलिए इसकी खेती की बहुत उज्जवल संभावना है, और ये बहुत अधिक जब तापक्रम 48 डिग्री तक चला जाता है राजस्थान के में, उस तापक्रम को भी ये बहुत आसानी से सहन कर लेता है। जब न्यूनतम 0 डिग्री जाता है उस समय भी ये बहुत आसानी से तापक्रम को सहन कर लेता है। तो इसकी खेती में कोई भी परेशानी हमको नहीं आती है, केवल पानी उपलब्धता है और किसान भाइयों को सहायता देने की बात है, जो राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से अपना धर्म निभा रही है। बिल्कुल सर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, खजूर की खेती को लेकर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहेगा डीडी किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अभी फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जुड़े हैं राजस्थान के जयपुर से ओम प्रकाश जी। सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते सर, सवाल क्या है सर?
20-25 दिन पहले बैंगन की पौध लगाई थी, उसके अंदर जड़गांठ की शिकायत आ रही है। किस चीज की शिकायत आ रही है? जड़गांठ हो रही है। अभी 20-25 दिन की पौध हुई है, उसके अंदर जड़गांठ की शिकायत आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या। गलघाट या फिर अच्छा, गलन की शिकायत आ रही है? नहीं, जड़गांठ। दरघाट, जड़गांठ, नेमेटोड। ओके ओके, हाँ। देखिए, यहाँ मैं आपको जरूर एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई अगर ये सुन रहे हैं कि हम एक तो नर्सरी, हम जहाँ भी जिस भूमि में अगर हम नर्सरी उगाते हैं उसके अलावा हमको उसका भूमि परिवर्तन कर देना चाहिए जहाँ अगर ये निमेटोड की समस्या है। इनका जो था कि जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगली बार जब आप नर्सरी तैयार करें उससे पहले अगर आप कुछ सावधानियाँ बरतेंगे, जैसे जो मई और जून का महीना होता है उस मौसम में जिस इलाके में आपको नर्सरी तैयार करनी है उस इलाके की अच्छी खुदाई कर लें, वहाँ पानी से उसको भर दें और बिल्कुल मई और जून में एक जो प्लास्टिक की सफ़ेद पॉलीथीन होती है उसको आप बिछा दें और बिछाने के बाद उसको चारों तरफ से मिट्टी से ढक दें। तो 25 से 30 दिन तक आप छोड़ दें। उससे क्या होगा कि अंदर का जो तापमान होगा वो कम से कम 25 से 30 डिग्री, अगर बाहर का तापमान होता है तो अंदर का तापमान 15 से 20 डिग्री अधिक होगा, यानी ये 50 और 60 डिग्री तक जा सकता है। इस कारण जितने भी निमेटोड या बाकी जो हमारे कोई फंगस या जो भी और भी जो हमारे हानिकारक जो जीव हैं उनके सारे तत्व इसमें से नष्ट हो जाएंगे और ये बिना पैसे के आप उसका नर्सरी को आप सुरक्षित एरिया में उगा सकते हैं। और जैसे अब इन्होंने कहा कि इसमें ऑलरेडी निमेटोड की समस्या आ गई है, जिस में अगर निमेटोड की समस्या आ जाती है उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जिनसे भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरॉन आता है जिसको अगर आप नर्सरी जहाँ उगाते हैं उस इलाके में अगर आप उसको अगर मिला के अगर आप डालते हैं तो कुछ हद तक इन समस्याओं से आप रोक सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप एक तो सॉइल सोलराइजेशन करें, दूसरा आप कर सकते हैं कि जो गोबर की खाद है सड़ी हुई उसमें कुछ हमारे जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं और कुछ हमारे जो बैक्टीरिया के कल्चर होते हैं इनको भी आप मंगा के और उनको भी अगर आप उसमें मिलाएंगे उससे भी आप इनको नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, तो ओम प्रकाश जी आपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं डॉक्टर पीके यादव जी का। सर, जैसे कि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे खजूर को लेकर, तो खजूर को लेकर हमारे पास एक सवाल है कि जो मिट्टी होती है उसकी खजूर की खेती में उसका पीएच लेवल कितना होना चाहिए? इसमें बताना चाहूंगा मैडम, 7 से 8 पीएच वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती हैं और यही पीएच की भूमियों ज्यादातर सभी भूमियों में ये हो जाता है। इससे ऊपर वाली भूमि कहीं मिलती नहीं है, ज्यादातर इसी रेंज से 8 से नीचे की पीएच की भूमियां होती हैं, उनमें ये बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। बलुई दोमट भूमि इसके लिए बहुत उपयुक्त है, उन भूमियों में आसानी से इसको किया जा सकता है। उर्वरक की मात्रा इसको चाहिए वो हम दोनों तरह से दे सकते हैं, गोबर की खाद के द्वारा और एनपीके उसके ऊपर से हम डाल सकते हैं। उर्वरक की मात्रा इसको चाहिए, भूमि भी अच्छी चाहिए इसको ताकतवर, जिससे हम वो ताकतवर उससे बना सकते हैं यही जो आर्टिफिशियल देकर। लेकिन पीएच की जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो पीएच अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। इसी कारण से ये नमकीन पानी को भी सह लेता है, पानी की गुणवत्ता खराब हो उसको भी बहुत आसानी से सह लेता है। ठीक है सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी कि किस तरह से शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर फलों के उत्पादन के लिए क्या कुछ संभावनाएं रहती है। हमारे दर्शकों के हर सवाल का जवाब भी आपने बखूबी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की क्या कुछ संभावना है। इसके साथ साथ चर्चा कर रहे हैं कि मिर्ची, बैंगन और टमाटर की जो खेती है वो कैसे की जा सकती है या फिर उसका जो पौध है वो कैसे लगाया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो इस टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे था कि जैसे अगर मिट्टी नहीं है, यानी कि बिना मिट्टी के जो पौधे हैं वो कैसे तैयार किया जाए, और दूसरा कि क्या कुछ ओवरऑल सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, इन पे हमने बता दिए हैं किसान भाइयों को। एक जो हमारे प्रश्न थे कि हम सॉइललेस खेती हम कैसे करें, जैसे कि हम कोकोपीट है और वर्मी कुलाइट है और परलाइट, इनको हम 3 गुना 1 भाग
3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मीक्लोराइड और 1 भाग परलाइट को मिला के हम इसको उसमें हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जो किसान भाई जिनके यहाँ जरगांठ की समस्या उन्होंने पूछा, उनको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ ग्राफ्टेड पौधे भी मिलते हैं, यानी जो उसका रूट स्टॉक होता है उसमें वो बीमारी नहीं लगती है, जो भी मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं, सोलनम टॉर्भम का, तो वो उसको भी, उन पौधों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस मौसम में जैसा आपने पूछा खास करके कि हम किस प्रकार की सावधानी बरतें हैं। इस मौसम में एक तो ठंड बहुत अधिक है, पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो अपने जो आपके खेत में अगर कोई भी फसल, अगर सब्जी फसल खास करके लगी है, टमाटर है, मिर्च है या बैगन है, तो अगर आपने उसको लो टनल का प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आजकल लो टनल में इनकी खेती करते हैं, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने अगर लो टनल का प्रयोग नहीं किया है तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें नमी की उचित मात्रा हम बरकरार रखें। अगर आपकी फसल अगर पॉलीथीन मल्च पे और ड्रिप पे है तो हर दिन आप ड्रिप कुछ देर के लिए अवश्य चलाएं। किंतु अगर आपकी फसल अगर ड्रिप पे नहीं है, अगर खुले खेत में आप पानी दे रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी की अधिक मात्रा भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर सूखा रहेगा तो उसमें पाला पड़ने की संभावना होगी, और नमी अगर बहुत अधिक हो जाएगी तो उसमें बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, खास करके अगर नमी अधिक हो जाएगी तो ब्लाइट की समस्या होती है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं चूंकि मौसम में कोहरा कई दिन तक बना रहता है, बिल्कुल सर, तो कोहरा से रोकने के लिए आपको कुछ पहले से ही हमको प्रबंध करना है। जैसे हम डाइथेनम 45 का हम छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे जो दर्शक हैं उनके हर सवाल का आपने जवाब दिया। और फिलहाल अब वक्त हो चला है जाने का। जाने से पहले हम आपको अपने अगले कार्यक्रम के टॉपिक्स बता देते हैं, विषय बता देते हैं। पहला विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसके साथ ही दूसरा विषय भी आपको बता देते हैं जो कि है रबी मक्का की खेती। इसके साथ अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हम आपको बता देते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2018@gmail.com। और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर बता देते हैं 1800113060। तो इस कार्यक्रम में हमने अभी आपको काफी सारी जानकारी दी, और अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर हेलो किसान का ये एपिसोड एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।